वेलकम टू द क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि इसमें जीके जीएस का पोर्शन जो है वो 37 to 38 नंबर जो कवर करता है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि आप डेली प्रैक्टिस करना है और आपको डेली बढ़िया तरीके से क्लास चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं यहाँ पर आपको डेली एक प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस लगभग करवाए जाते हैं जो विद एक्सप्लेनेशन करवाए जाते हैं, जिनसे आपके और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो है, पॉइंट्स जो है वो क्लियर होते हैं। आते हैं हम हमारे आज के पहले प्रश्न पे। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे पूछा गया है कि जो हिंद स्वराज पुस्तक है इसके लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या मौलाना आजाद? किसकी बात की गई है? हिंद स्वराज का लेखन जो है वो किसने किया है, यहाँ पर आपको ये बताना है। जल्दी से बताएंगे, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर गोपाल कृष्ण गोखले की बात की जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या क्या जो है बहुत ज्यादा फेमस है, जो पूछा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेटेड, वो बता दीजिए। मौलाना आजाद आपको पता होगा कि सबसे कम उम्र में, ठीक है, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो मौलाना आजाद हैं। सबसे लंबे समय तक कौन कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है? भारत स्वतंत्र होने से पहले की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ध्यान रखना 1940 से लेकर 45 तक लगातार रहे थे। ठीक है, 45 तक लगातार रहते हैं मौलाना आजाद, कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, इंडियन नेशनल आईएनसी लिख दो, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं ये कितने टाइम तक? तो मौलाना आजाद 1940 से लेकर 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। एक तो ये याद रखेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? यही थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की बात की जाए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो यही थे। भारत रत्न भी इनको मिला है। मौलाना आजाद को 1992 में, 1992 में भारत रत्न से सम्मानित। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित है, भारत रत्न से सम्मानित है मौलाना आजाद। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक की। तो बाल गंगाधर तिलक ने कौन कौन से ऐसे कार्य किए जो बार बार पूछे जाते हैं आपसे, ये बताइए। बाल गंगाधर तिलक ने और गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सोसाइटी है जिसकी स्थापना बार बार पूछी जाती है आपसे एग्जाम में कि इस सोसाइटी की स्थापना किसने की, बताइए कौन सी सोसाइटी है। यहाँ पर जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक हैं तो ये मोहनदास करमचंद गांधी हैं। मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है वो गुजराती भाषा में लिखी थी, गुजराती भाषा में लिखी थी। ये एक तरह की पुस्तक कैसी है? संवादात्मक पुस्तक है, मतलब इसमें संवाद किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें संवादात्मक शैली है। ठीक है, संवाद शैली में ये लिखी गई है। इसके अगर हम पूछे कि ये कितने भाग हैं और कितने अध्याय हैं इस पुस्तक के, तो याद रखना इसमें 20 अध्याय हैं। हिंद स्वराज में अगर हम पूछ रहे हैं तो कितने अध्याय हैं? इसमें 20 अध्याय हैं। ठीक है, इस पुस्तक में 2 मुद्दे जो है बहुत ज्यादा डिस्कस किए गए, मतलब 2 मुद्दों पे ही बात की गई है। बेसिकली ये जो संवाद है, ये जो बातचीत है, ये पूरी 2 मुद्दों पर ही आधारित है। वो 2 मुद्दे कोई बता सकता है? तो वो 2 मुद्दे अगर हम बात करें, 2 ही इस पुस्तक के मुद्दे हैं। और वो एक तो जो पाश्चात्य शिक्षा हमारे भारत में आ रही थी उसका इन्होंने विरोध किया है। ठीक है, उसका विरोध आपको इसका पहला मुद्दा मिलता है कि आधुनिक सभ्यता की इन्होंने आलोचना की है, आधुनिक सभ्यता की आलोचना। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें और इन्होंने क्या किया है, तो और इनका जो दूसरा पॉइंट था वो था कि भारतीय स्वराज की जो प्रकृति है, भारतीय स्वराज की प्रकृति और संरचना के बारे में बात की और कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए, भारतीय स्वराज की प्रकृति और संरचना का डिस्कशन हुआ है यहां पर। ठीक है, और संरचना और कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसको। ठीक है, इसके बारे में बात की। मतलब ये पुस्तक जो है हिंद स्वराज, इसमें 2 ही मुद्दे डिस्कस किए हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। ठीक है, यहां पर बताओ गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में एक सोसाइटी की स्थापना की थी, कोई बता सकता है? सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स
सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1905 में। ठीक है, ये पूछा जाता है कब की थी, 1905 में इसकी स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने भी एक सोसाइटी की स्थापना की थी। कोई बच्चा बता सकता है? पुणे में फॉर्ग्यूसन कॉलेज की भी स्थापना इन्होंने की थी। पुणे में ही बात की जाएगी, इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो आप याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में। पहले तो यहां पर आप लिख लेंगे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसकी स्थापना की इन्होंने कब की? 1884 में। 1884 में इन्होंने इसकी स्थापना की। भारतीय होम रूल लीग की भी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई। भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब की? 1916 में की। 1916 में की। अच्छा, भारतीय जो होम रूल लीग की स्थापना होती इनके द्वारा कहां पर किया जाता है? भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है वो एक तो एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है, एक इनके द्वारा की जाती है। तो इनके द्वारा पूना के बेलगांव में किया जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, पूना के बेलगांव में, पूना के बेलगांव में किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर बात करें, ये तो हमने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की बात की। ये भी ध्यान रखना कि 1885 में इन्होंने क्या किया था? पुणे में फॉर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी। पुणे में फॉर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। हिंद स्वराज पुस्तक की डेट लिख सकते हो, 1909 में ये लिखा गया है। ठीक है, 1909 में लिखा गया है, करेक्ट। तब ये दक्षिण अफ्रीका में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? मतलब अभी की बात नहीं, अभी के अनुसार कौन सा ऐसा पुराना क्षेत्र था जो चेदी के नाम से जाना जाता था? 16 महाजनपद थे। अब यहां पर बताओ कौन सा ऐसा क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? अगर हम चेदी की बात करें तो बुंदेलखंड, अंग, अवंती, कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा? कौन से क्षेत्र को कहा जाता था, जल्दी से बताएं। अगर हम चेदी की बात करें, ठीक है, अगर हम चेदी की बात करें तो बेसिकली चेदी क्या था? चेदी को किस नाम से जानते थे? बुंदेलखंड नाम से जाना जाता था। ठीक है, बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता था। अब बुंदेलखंड की बात करें तो आपको पता है ये मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र और कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, ठीक है, मिला के बनता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड संभाग है और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र को मिलाकर जो है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र बनता है। अवध की बात की जाए तो अवध के पहले नवाब के बारे में अगर हम बात करें तो बताओ अवध के पहले नवाब कौन थे? अंग की राजधानी क्या थी? यहां पर हम बात करें अवंती की तो अवंती की राजधानी क्या थी? बताइए। अवंती की बात करें तो इसकी दो राजधानियां थी। अवंती की दो राजधानियां थी, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी इसकी दो राजधानियां थी। उत्तरी राजधानी का नाम क्या था? तो उत्तरी राजधानी का नाम मतलब इसके उत्तरी भाग की राजधानी का नाम उज्जैनी था। क्या था? उज्जैनी था। दक्षिणी जो अवंती का दक्षिण भाग था उसकी राजधानी का नाम क्या था? महिष्मती था। ठीक है, महिष्मती था। ये भी ध्यान रखेंगे, ये इसकी राजधानी थी। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती था। ठीक है, अब चेदी जो आपका राजवंश था, जो चेदी आपका था, इसमें बताओ यहां पर इसकी कौन सी राजधानी थी? चेदी की राजधानी कौन सी थी ये बताना है, जल्दी से बताएं। चेदी की राजधानी की अगर हम बात करें तो चेदी की राजधानी क्या थी ये बताना है, जल्दी से बताएं। संस्कृत में सुक्तिमती कहा जाता था। ठीक है, संस्कृत में अगर हम बात करें तो उसे सुक्तिमती कहा जाता था। अगर हम पाली भाषा में बात करें तो उसे सोथिबती कहा जाता था। ठीक है, उसे सोथिबती कहा जाता था, ये ध्यान रखना। चेद इसकी राजधानी की अगर हम बात करें चेद की तो क्या था?
संस्कृत में सुक्तिमती और पाली में सोथिबती। ठीक है। अवध के पहले नवाब मैंने पूछे कि अवध के पहले नवाब कौन थे, कोई बता सकता है? जल्दी बताए। सादत खान थे, जिन्हें बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अवध की बात की जाए, सादत खान, सादत खान पहले नवाब थे अवध के। इन्हें बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता है, बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य राजवंश के अंतिम शासक आपसे पूछे जा रहे हैं कि मौर्य जो राजवंश था उसके अंतिम शासक कौन थे। सबसे पहले तो ये बता दीजिए आप सभी कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए हैं, जिनमें से आपको अशोक का नाम नहीं भूलना है। ठीक है। सम्राट अशोक, चक्रवर्ती अशोक जिन्हें कहा जाता है। बताइए, अंतिम शासक बताना है, अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ या फिर पुष्यमित्र। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? अगर हम यहां पर देखें, ये तीनों ही मौर्य वंश के शासक हैं, चाहे अशोक की बात करें या बिंदुसार की बात करें या बृहद्रथ की बात करें। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे ये पूछा जा रहा है, तो याद रखना बृहद्रथ थे। ठीक है। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे, जिनकी हत्या किसने कर दी थी? जिनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और इन्होंने फिर क्या किया था? शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है। शुंग वंश की स्थापना की थी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की थी। अब यहां पर बताओ, बिंदुसार और अशोक, तो अशोक के पिता का नाम क्या था? अशोक के पिता थे राजा बिंदुसार। अशोक के पिता थे राजा बिंदुसार। बिंदुसार को और क्या कहा जाता है? बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बिंदुसार को और क्या जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। इनकी कौन सी उपलब्धि है? तो याद रखना, इनकी उपलब्धियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया। पहला पॉइंट, दक्षिण भारत में इन्होंने क्या किया? दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। तक्षशिला से भी रिलेटेड है, अगर आपको याद आ गया हो तो तक्षशिला जो विद्रोह हुआ था उस टाइम, तो तक्षशिला विद्रोह का दमन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है। दूसरा पॉइंट, तक्षशिला विद्रोह का दमन किया था। ठीक है। दमन किया। ये बिंदुसार की बात की जा रही। इन्हीं के पुत्र का नाम था अशोक। अशोक कौन थे? इन्हीं के पुत्र थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अशोक जिन्हें आप क्या कहते हो? सम्राट अशोक। ठीक है। सम्राट या चक्रवर्ती, चक्रवर्ती अशोक। इनका एक जो शिलालेख है बहुत ज्यादा फेमस है, वैसे इनके कई शिलालेख है, लेकिन अगर हम इनके 13वें शिलालेख की बात करें वो पूछा जाता है। 13वें शिलालेख क्यों पूछा जाता है? क्योंकि उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन है, जिसके बाद इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इन्होंने मतलब युद्ध वगैरह सब त्याग दिया था, इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है। इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, किसने? सम्राट अशोक ने। ठीक है। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ये इनका राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ये कलिंग युद्ध होता है। ठीक है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध होता है, जिसके बाद इनका मन जो है वो बदल जाता है और ये बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। तो ये सम्राट अशोक के बारे में याद रखिएगा। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की? मौर्य राजवंश, जो राजवंश के बारे में आप अभी पढ़ रहे हो, मौर्य राजवंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? मौर्य राजवंश के वास्तविक संस्थापक कौन है बताओ? चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है। और इन्हीं के पुत्र का नाम बिंदुसार है। इन्हीं के पुत्र का नाम बिंदुसार है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। अशोक का नाम देवा नाम प्रिय कहां पर मिलता है बताइए?
कहां पर मिलता है? मास्क की अभिलेख में, ठीक है, मास्क की अभिलेख में, ये भी ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न बनता है। प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है? आपसे पूछा गया है कि जो प्राचीन भारत था हमारा, उसमें जो आपके जमदग्नि ऋषि थे, इनका आश्रम है, और ये कहां पर स्थित था? ये आश्रम पुराने समय में जमानिया में स्थित था। अब जमानिया उत्तर प्रदेश के वर्तमान की बात की जा रही है कि जमानिया वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? लखनऊ में, गाजीपुर में, वाराणसी में, सीतापुर में, कहां पर यह क्षेत्र आता है? आपको यह बताना है, जल्दी से बताएं, बताइए। जमानिया की बात की जाए तो ये वर्तमान में गाजीपुर जिले में आता है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आता है। अच्छा, ये जमदग्नि ऋषि कौन थे? जमदग्नि ऋषि की जिनकी यहाँ पर चर्चा की जा रही है, जमदग्नि ऋषि थे कौन? अगर आपसे पूछे तब आपका उत्तर क्या होगा? तो याद रखना, परशुराम के पिता थे, परशुराम के पिता थे जमदग्नि ऋषि, ठीक है, परशुराम के पिता थे जमदग्नि, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन थे? परशुराम के पिता थे परशुराम, जिन्हें विष्णु के 12 अवतारों में से एक माना जाता है, ठीक है। यहां पर आपसे पूछा जाए कि जमानिया जो शहर है ये कहां पर स्थित था? कहां पर स्थित था? तो जमानिया शहर गंगा नदी के तट पर स्थित था। कहां पर स्थित था? गंगा नदी के तट पर स्थित था। यहां पर ध्यान रखिएगा, गंगा नदी के तट पर स्थित था, ठीक है, गंगा नदी के तट पर स्थित था। कौन सा? जो जमदग्नि ऋषि की बात की जा रही है, इनका आश्रम, बिल्कुल। और यहां पर अगर एक चीज और याद रखना कि कामधेनु गाय के लिए भी प्रसिद्ध है यह आश्रम, ठीक है। ये जो जमानिया में इनका आश्रम है, ये किस लिए फेमस है? ये कामधेनु गाय के लिए भी फेमस है, कामधेनु गाय के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। कामधेनु गाय के लिए भी ये आश्रम जो है वो प्रसिद्ध था। कब? ये प्राचीन भारत के समय की बात की जा रही है। कब की बात की जा रही है? प्राचीन भारत के विषय की बात की जा रही है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम हिंदुओं के, जो आपने सुना होगा, कई किंवदंती जो है वो फेमस है, तो उसके अनुसार अगर हम बात करें तो 7 महान पवित्र ऋषियों, सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं ये, ठीक है। सप्त ऋषियों में से, ये लिख लीजिए, सप्त ऋषियों में से एक, जो 7 पवित्र ऋषि माने गए हैं हमारे, ये कहा जाता है, तो उसमें से एक किसको माना जाता है? जमदग्नि ऋषि को भी माना जाता है। लखनऊ की बात करें, लखनऊ के बारे में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। कई आपको पता है कि आपके कई केंद्रीय संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है, और इसके अलावा इसे, लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है इसको, ठीक है। तहजीब और अदब का शहर कहा जाता है, ठीक है, तहजीब और अदब का शहर कहा जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये सबको पता होगा, ठीक है। चिकनकारी के लिए फेमस है, मतलब चिकन के लिए ये फेमस है, चिकन के लिए प्रसिद्ध। अब वो चिकन पहनने वाला भी है और खाने वाला, दोनों प्रकार के चिकन के लिए लखनऊ आपका प्रसिद्ध है, चिकन के लिए प्रसिद्ध। बेसिकली चिकनकारी की जो कढ़ाई है वो लखनऊ में ही होती है। वाराणसी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी यही है, उत्तर प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी यही है। इसके अलावा आपको बता दें, अगर हम भाषा के बारे में बात करें तो चाहे आपकी संस्कृत भाषा हो और चाहे आपकी हिंदी भाषा हो, इनके सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको? वाराणसी में मिलेंगे, ठीक है। वाराणसी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और बीएचयू दोनों कहाँ है? दोनों वाराणसी में है, ठीक है। सीतापुर नैमिषारण्य जो है वो इसी के पास है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। राजा हर्षवर्धन ने में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहत केंद्र की स्थापना की थी। राजा हर्षवर्धन ने कहां पर भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहत केंद्र की स्थापना की थी? ये बताइए, कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा? मथुरा, काशी, कन्नौज या हरिद्वार? किसकी बात की जा रही है यहां पर? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा?
बताइए, इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो कहां पर स्थानांतरित कर ली थी? जल्दी से बताइए, इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो कहां पर स्थानांतरित कर ली थी, ये भी बताइए। और इनके शासनकाल का समय, मतलब शासनकाल का आप बता सकते हो कब से कब तक रहा है, बताओ। यहां पर अगर हम बात करें इनके शासनकाल की, तो इनका शासनकाल जो है वो 606 से लेकर शुरू हुआ था और कब तक रहता है? 647 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, 606 से शुरू हुआ था और 647 ईस्वी तक रहता है। हर्षचरित लिखी गई है इन्हीं के ऊपर। किसने लिखी है? हर्षचरित किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है ये, बाण भट्ट ने लिखी है। ठीक है, जिसमें हर्षवर्धन के समय के जो भी आपकी राजनीतिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, सबके बारे में वर्णन किया है। किसने किया है? तो ये बाण भट्ट ने किया है। यहाँ पर बृहत केंद्र की स्थापना जो है वो इन्होंने कन्नौज में की थी। कहां पर की थी? बृहत केंद्र की स्थापना कन्नौज में की थी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, कहां से की थी? कन्नौज हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी थी। फिर बाद में इन्होंने क्या किया था? थानेश्वर स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, थानेश्वर स्थानांतरित की थी, राजधानी परिवर्तन किया था। राजधानी कन्नौज से थानेश्वर स्थानांतरित कर दी थी। प्रश्न पूछा जाता है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज से कहां स्थानांतरित की थी? तो थानेश्वर स्थानांतरित की थी, यह भी ध्यान रखना। इन्हीं के टाइम पर चीनी यात्री हुएनसांग भारत आता है। ठीक है, किसके? राजा हर्षवर्धन के टाइम चीनी यात्री हुएनसांग भारत आता है। ठीक है, भारत आता है। हुएनसांग की एक रचना है, कोई उसका नाम बता सकता है? तो डेफिनेटली बताए। और उसमें उन्होंने किसका वर्णन किया है? हुएनसांग की एक रचना है, जो ये वापस गए थे, फिर उन्होंने लिखा था यहाँ के बारे में। इनकी रचना में यहाँ का भारत का जिक्र मिलता है, हर्षवर्धन के टाइम का भी समय, जो उस टाइम आए थे, तो उस समय जो भी स्थितियां थी उसका भी वर्णन मिलता है। मतलब हर्षवर्धन का भी वर्णन उन्होंने किया है अपनी रचना में। उस रचना का नाम बताओ क्या है? इस रचना का नाम क्या था, ये बताओ। कमेंट सेक्शन में इसका जरूर आंसर कीजिएगा आप सभी। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अगर आप उर्दू शायरी सुनने के शौकीन होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। बहुत ही बढ़िया इन्होंने गजलें और शायरी लिखी है। द्वारिका प्रसाद, विशन नारायण, रघुपति सहाय या नवल किशोर? यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यानी फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या था? ज्यादातर जितने भी शायर आप सुनेंगे उनके नाम जो है, मतलब पेन नेम जिन्हें हम कहते हैं, वो अलग मतलब अलग रख दिए जाते हैं। अब यहाँ पर बताओ, फिराक गोरखपुरी के जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम क्या था? जल्दी से बताएं। और ये कोई आम इंसान नहीं थे, ये आपको पता होना चाहिए कि ये सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए व्यक्ति थे। ठीक है, इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी, साथ ही साथ ये अंग्रेजी के प्रोफेसर थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो मतलब कोई शायरी वगैरह लिखता हो तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये अनपढ़ गवार है। मतलब वेल एजुकेटेड थे ये। और इनका नाम क्या था? वास्तविक नाम इनका रघुपति सहाय था। ठीक है, रघुपति सहाय था। और इनकी बात की जाएगी तो ये जरूर याद रखिएगा, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्य प्राध्यापक थे। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर थे। दूसरा, इन्होंने जो आपकी सिविल सर्विसेज होती हैं उनकी परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी। ठीक है, विशनधर की बात की जाए तो ये क्या थे? ये एक राजनेता थे जो कहां से संबंधित थे? जो लखनऊ से संबंधित थे। ये क्या है? ये तो राजनेता है। कहां से संबंधित थे? लखनऊ से संबंधित। ठीक है, द्वारिका प्रसाद और नवल किशोर के बारे में बताओ, ये कौन थे? नवल किशोर कैक्सटन नाम से प्रसिद्ध है, कैक्सटन नाम से प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैक्सटन नाम से कौन सा व्यक्तित्व जो है वो जाना जाता है? तो याद रखना कौन थे ये? नवल किशोर के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है? नवल किशोर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है,
इन्होंने ऐसा क्या किया था जो इनको इतनी ज्यादा प्रसिद्धि मिल गई थी, बताइए। इन्होंने ऐसा क्या किया था? इन्होंने मात्र 22 वर्ष की आयु में लखनऊ में नवल किशोर प्रेस की स्थापना की थी, वो भी कब? 1857 के विद्रोह के बाद। 1857 के विद्रोह के बाद ये क्या करते हैं? 1858 में 1858 में मात्र 22 वर्ष की 22 लखनऊ में क्या करते हैं? लखनऊ में नवल किशोर प्रेस की स्थापना करते हैं, स्थापना करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में ये ध्यान रखना, कैक्सटन याद रखना, विशन जो आपके विशन नारायण है ये ध्यान रखना कि ये कहाँ से संबंधित थे, ये व्यक्तित्व जो है वो किस उससे संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जो बारिश का मौसम होता है तो यहाँ पर कौन से गीत गाए जाते हैं? बिरहा, रसिया, चैती या कजरी? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा? कौन से गीत गाए जाते हैं? ध्यान रखेंगे, अगर हम उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम की बात कर रहे हैं तो बारिश के मौसम में कजरी गीत गाए जाते हैं। ठीक है, कौन से गीत गाए जाते हैं? कजरी गीत गाए जाते हैं। चैती की बात की जाए, चैती भी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, लेकिन कब गाया जाता है ये बताइए। जैसे यहां पर दे रखा है कि बारिश के मौसम में आपका कजरी गाया जाता है, तो आप बताइए चैती कब गाया जाता है, जल्दी से बताएं। चैती रामनवमी का जो त्योहार होता है, रामनवमी के पवित्र अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, रामनवमी के त्योहार के दौरान चैती गीत गाए जाते हैं। ठीक है, कजरी बारिश के मौसम के दौरान। अब यहां पर बताइए रसिया कब गाया जाता है, बताइए। यह उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है जो ब्रज क्षेत्र में ज्यादा गाया जाता है। ठीक है, जो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, ये क्या है? लोकगीत है, और कहां पर? ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, कहा जाता है? ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है, और बारिश के मौसम में कजरी गाया जाता है। ठीक है, बारिश के मौसम में कजरी गाया जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, प्रसिद्ध सूफी संत डैश के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। यहां पर पूछा गया है देवा मेला जो आयोजित किया जाता है वो किस सूफी संत के वार्षिक उर्स पर किया जाता है, यहां पर ये पूछा जा रहा है। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। एक तो ये प्रश्न याद रखना कि बाराबंकी में लगता है देवा मेला जो है, या देवा शरीफ मेला इसको कहा जाता है, ये कहां पर लगता है? तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आपके बाराबंकी में लगता है। किस महीने में लगता है? तो यहां पर ये भी मेंशन कर रखा है हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में। ठीक है, किस महीने में? हिंदू कैलेंडर की अगर हम बात करें तो हिंदू कैलेंडर में जो आपका कार्तिक महीना पड़ता है उसमें देवा शरीफ मेले का आयोजन किया जाता है। करेक्ट, बताइए यहां पर। ध्यान रखना, बारिश अली शाह, वारिश अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। अच्छा, सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया की यहाँ पर बात की जा रही है, तो निजामुद्दीन औलिया के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। ठीक है, दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, ये भी ध्यान रखना। और एक इनका कथन बहुत ज्यादा फेमस है, वो भी जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये बताइएगा निजामुद्दीन औलिया की जो कब्र है, हम कहेंगे दरगाह जो है वो कहाँ पर स्थित है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है, बताओ। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो कहाँ पर, कब्र कहाँ पर है, ये बताओ। और इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। भारत के किस राज्य के
राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है। बताओ कौन सा राज्य ऐसा है जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने ये आपका अनिवार्य कर दिया है कि राज्य के सभी घरों में जब भी बारिश पड़ेगी तो छत पे जो भी पानी आएगा उसका आपको संग्रह करना पड़ेगा, संग्रहण करना पड़ेगा। कौन सा स्टेट ऐसा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटका? कौन से स्टेट की बात की जा रही है? तो यहाँ पर तमिलनाडु की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? तमिलनाडु की बात की जा रही है कि यहाँ पर सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है कि कोई भी राज्य हो, पानी जो है वो संचय किया जाएगा। ठीक है, पानी को संचित करेगा ही करेगा जब बारिश पड़ेगी। ठीक है, तमिलनाडु की बात की जा रही है तो तमिलनाडु का आप बताइए कि तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो तमिलनाडु में तमिल और इंग्लिश दो ही लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, दो ही लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को क्या कहा जाता है? अब एक यहां से प्रश्न बन जाता है, एक्चुअली झूम कृषि को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, झूम खेती की हम बात करें, झूम कृषि को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहां पर पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश में झूम कृषि को क्या कहा जाता है, यहां पर ये बताइए, बताइए जल्दी से। इसको याद रखना, इसको दहिया कहते हैं। मध्य प्रदेश में झूम कृषि को दहिया कहते हैं। इसके अलावा झूम कृषि कहाँ कहा जाता है? तो झूम आपके जो नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हैं, जैसे आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार हो गया। यहां पर झूम कृषि को झूम कृषि ही कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश में दहिया या फिर इसको बेबर भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसको बेबर कहा जाता है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। पोदू या पेंदा, ठीक है, पोटू या पेंदा, ये कहाँ कहा जाता है? झूम कृषि को कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कहा जा रहा है। इसके बाद हम बात करें कुमारी कहाँ कहा जाता है? पश्चिमी घाट में झूम खेती को कुमारी कहा जाता है। ठीक है, जो पश्चिमी वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट में क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें कुरवा कहाँ कहा जाता है? तो कुरवा कहा जाता है झारखंड में। झारखंड में झूम खेती को कुरवा कहा जाता है। खिल कहाँ कहा जाता है? जो हिमालय क्षेत्र है, जो हिमालय क्षेत्र है, जब हम भारत देखते हैं तो आपको अच्छे से पता है ये जो एरिया है ये हिमालय क्षेत्र है। यहाँ पर जो खेती हो रही है उसको झूम खेती, स्पेशली झूम खेती, तो उसको हम खिल कहते हैं। जो पश्चिमी घाट है, ये जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर जो खेती हो रही है इसको क्या कहोगे? इसको कुमारी कहोगे, इसको कुमारी कहोगे। हम आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ वाला जो एरिया है वहां क्या कहोगे? आंध्र प्रदेश के एरिया में, तो आंध्र प्रदेश के एरिया में पोटू कहा जाता है या पेंदा कहोगे। हिमालयी क्षेत्र में, ठीक है, खिल कहाँ कह रहे हो? हिमालयी क्षेत्र में खिल कह रहे हो। ठीक है, यहां पर देखो कुरुआ दे रखा है, कुरुआ कहाँ है ये आप लिख लीजिए, झारखंड में है। पेंदा या पेंडा आंध्र प्रदेश में है, आंध्र में है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट देखो, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? यहां पर बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आदिल शाह द्वितीय के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक, जल्दी से बताएं। आदिल शाह द्वितीय किस सल्तनत के राजा थे? तो बीजापुर, इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर सल्तनत के राजा थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पहली बात हो गई। दूसरी, इनकी पुस्तक का गीत गोविंद किसकी है? तो गीत गोविंद तो जयदेव की है, जयदेव की है गीत गोविंद।
पातशाह नामा किसकी है? मुंतखाब उल तवारिक किसकी है? ये रचनाएं किसकी हैं यहां पर, ये बताओ। पातशाह नामा किसकी है? पातशाह नामा अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखी गई है पातशाहनामा। मुंतखाफ उल तवारिक किसकी रचना है? तो अब्दुल बदायूनी की है। ये किसकी रचना है? अब्दुल बदायूनी की ये किताब है। करेक्ट। अब किताब नवरस बच्ची, तो ये किताब नवरस किसकी है? इब्राहिम आदिल शाह की रचना का नाम है। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह की जो पुस्तक है वो कौन सी है? किताब नवरस है, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने क्या किया था? ये आदिल राजवंश जो था, ठीक है, आदिल राजशाही वंश के एक राजा थे। आदिल जो राजशाही वंश था उसके क्या कहोगे, उसके सदस्य थे। आदिल राजशाही वंश के सदस्य थे, सदस्य थे। ठीक है, और इनके बारे में क्या बता सकते हो आप? जल्दी से बताओ। इन्होंने जो नौ राग होते हैं, नौ रागों के सिद्धांत पर पुस्तक लिखी है। ठीक है, नौ रागों के सिद्धांत पर ये पुस्तक लिखी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नौ रागों के जो जो नौ राग हैं, नौ रागों के सिद्धांत पर लिखी पुस्तक है ये। ठीक है, लिखी पुस्तक है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो। कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। मतलब यहां पर बात की गई है जो कर्नाटक का संगीत है, जो कर्नाटक का संगीत है और जिसमें कर्नाटक के संगीत में अलापना कहा जाता है, वही हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किसके बराबर है? बताओ। हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत है किसके बराबर है? कर्नाटक संगीत क्या है? दक्षिण भारतीय शैली है। ठीक है, दक्षिण भारतीय शैली है ये, भारतीय शैली है कर्नाटक संगीत। यहाँ पर अलापना कहते हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में इसको आलाप कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? आलाप कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैली ये क्या है? ये भारतीय संगीत की दो शैलियां हैं। भारतीय संगीत की, भारतीय संगीत की दो उप शैलियां हैं। दो उप शैलियां हैं। कौन सी? एक कर्नाटक संगीत और दूसरी हो गया हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। ठीक है, जो कर्नाटक संगीत में अलापना कहा जाता है वही भारतीय संगीत में आलाप कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। भारतीय वैज्ञानिक एवं नैतिक विज्ञान के प्रोफेसर डैश ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। ये जगदीश चंद्र बोस थे, होमी जहांगीर भाभा थे, सीवी रमन थे, या विक्रम साराभाई की बात की जा रही है? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? जल्दी से बताएं। तार युक्त उपकरणों का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, बताइए। तार युक्त उपकरण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था और कहां पर? लंदन में रॉयल सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया था 1921 में। सीबी रमन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, सीबी रमन ने प्रस्तुत किया था। इन्हें 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, इन्हें क्या मिला था? इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1930 में भौतिक विज्ञान में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1930 में भौतिक विज्ञान में
नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था। चलिए, एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। मतलब किस उपकरण का आप प्रयोग करते हो, किसके लिए? यहाँ पर दे रखा है कि भाई किसका प्रयोग कर रहे हो आप, जंगली घास को हटाने के लिए और मिट्टी को ढीला करने के लिए। फावड़े का, रहट का, ढेकली का या मूठ का, कौन सा आप उपकरण प्रयोग कर रहे हो यहाँ पर? कौन से उपकरण का प्रयोग कर रहे हो ये बताओ। कुदाल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे कुदाल का प्रयोग किया जाता है, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फावड़ा, रहट, ढेकली, मोट। अब यहां पर कुदाल किसे कहते हो? तो कुदाल किसे कहा जाता है? फावड़ा को कहा जाता है कुदाल, ठीक है, फावड़ा को। यहाँ पर बाकी सभी अलग है। रहट, ढेकली, मोट यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, फावड़े का आप प्रयोग करते हो, आपको पता होगा ये इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है ये फावड़ा, इसका प्रयोग करते हो आप। निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? यहां पर बताना है कि कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न हो रहा है, ये बताओ। खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, आंत्र ज्वार, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? खसरा किससे होता है? खसरा किससे होता है? खसरा वायरस से होता है, उस वायरस का नाम क्या है ये बताइए। पोलियो की बात की जाए, पोलियो किससे होता है? पोलियो किस वायरस से होता है? पोलियो मिलाइटिस वायरस, वायरस, ठीक है, पोलियो मिलाइटिस वायरस से होता है ये। हेपेटाइटिस बी, ये किससे होता है? तो हेपेटाइटिस बी भी वायरस से होता है, ठीक है, ये भी किससे होता है? विषाणु जिसे कहते हो हिंदी में, विषाणु के कारण होता है। खसरा की बात की जाए तो खसरा किससे हो रहा है ये बताए? रुबेला वायरस, ठीक है, रुबेला वायरस से हो रहा है ये खसरा। अब यहां पर बात करें आंत्र ज्वार, ये किससे होता है? ये जीवाणु से होने वाला रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है, यानी बैक्टीरिया से होता है ये, ठीक है, ये किससे होता है? ये जीवाणु से होता है, और जीवाणु में भी उसका नाम बता सकते हो। आंत्र ज्वार का समझ में आया? टाइफाइड को कहा जाता है ये, आंत्र ज्वार किसे कहा जाता है? ये टाइफाइड को कहा जाता है, टाइफाइड को कहा जाता है। और टाइफाइड किसके द्वारा होती है? सल्मोनेला टाइफाई, सल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होती है ये, ठीक है, किससे होती है? सल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है डी वाला ऑप्शन, ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित मान सॉरी राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? बताओ, पानी युद्ध भी हो गया 2000 में, कहां पर हुआ था? और इस युद्ध को एक नाम दिया गया है, कोचा बम्बा जल युद्ध कहा जाता है, कोचा बम्बा जल युद्ध हुआ था 2000 में, बताओ। बोलीविया, ठीक है, और इस युद्ध का नाम क्या था? कोचा बम्बा जल युद्ध। कब से कब तक हुआ था? तो ये लगभग मान लो 1999 के लास्ट में शुरू हुआ था और 2000 तक चला था, ठीक है, 1999 में शुरू होता है और लगभग 2000 तक चलता है, ठीक है, दिसंबर, आप ऐसे समझ लो 1999 से 2000 के बीच लगभग 4 महीने, ठीक है, अबाउट टू 4 मंथ ये चलता है कोचा बम्बा का जल युद्ध, ठीक है। बोलबिया बोलबिया की कोई मुद्रा बता सकता है? करेंसी क्या है यहाँ पर, और राजधानी क्या है? क्योंकि करेंसी और कैपिटल्स दोनों आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन बनते हैं, 1 से 2 नंबर यहाँ से आते हैं। हर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने लगाए होंगे तो जरूर आपने पढ़ा होगा। राजधानी क्या है बोलीविया की? तो राजधानी इसकी लापाज है, ठीक है, लापाज क्या है? इसकी राजधानी है। यहाँ की मुद्रा क्या है? बोलबियाना, ठीक है, मुद्रा का नाम क्या है? तो बोलीबियानो यहाँ की मुद्रा है,
ठीक है, ये राजधानी हो गई लापाज और मुद्रा हो गई बोलिविया। अर्जेंटीना की राजधानी बताइए, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, साथ ही साथ आप बताइए ब्राजील की राजधानी क्या है और पेरू की राजधानी क्या है, फटाफट से बताएं। पेरू की राजधानी क्या है और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ये बताइए। जल्दी से बताएंगे। पेरू की राजधानी क्या है, तो पेरू की राजधानी पता होना चाहिए, लीमा है। पेरू की राजधानी क्या है, लीमा है। ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजील और अर्जेंटीना दोनों की राजधानियां क्या है, और ये पूछी हुई है पीवाईक्यू आपका, ये पूछा गया था 2019 में भी और 2021 में भी पूछा गया था शायद। जल्दी से बताएं। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, ठीक है। ब्राजील का ब्राजीलिया, ब्राजील का ब्राजीलिया, ये है यहाँ की राजधानी, ठीक है, ये है यहाँ की राजधानी। जब भी किसी कंट्री का नाम आता है तो आप ये जरूर कोशिश करें कि आप उसके राजधानी जरूर याद करें, आप उसकी करेंसी जरूर याद करें, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर आप पीवाईक्यूज लगा रहे होंगे तो डेफिनेटली आप ऐसे क्वेश्चंस हर बार आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये था आपका आज का सेशन। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। 16 के बाद जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए इतना ही आपके लिए बहुत है। जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं वो सभी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कराए जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि किसी विकल्प में आप और भी ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो तो डेफिनेटली क्या करो, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, थैंक यू सो मच।